प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान पेट खराब होना, लूज मोशन होना, डायरिया होना, ये कई बार बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। और ऐसी स्थिति में काफ़ी समस्याएँ भी आती हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दस्त लग जाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, फटीग, वीकनेस और शरीर में दर्द, बुखार जैसे सिम्पटम्स भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कौन-सी दवाइयाँ लेनी चाहिए? क्या नॉर्मली जो आम तौर पर दवाइयाँ दी जाती हैं लूज मोशन ठीक करने के लिए, क्या वो प्रेगनेंसी में दी जा सकती हैं? और सेफ दवाइयाँ कौन-सी हैं, यानी कि आप जिन्हें बगैर डॉक्टर के परामर्श के भी उपयोग कर सकते हैं, वो कौन-सी दवाइयाँ हैं? तो इसके बारे में हम डिटेल में सब जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं हूँ शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे। तो चलिए अब हम वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उस दौरान डायरिया होना बहुत ही कॉमन है और उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि पहला जो कारण देखा जाता है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दूसरा है डाइट, तीसरा है स्ट्रेस, डिप्रेशन, चौथा है इन्फेक्शन, फिर अंडरलाइंग कुछ कंडीशन होती हैं जैसे कि आईबीएस या क्रॉन्स डिसीज, कुछ मेडिकेशन होती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, एंटासिड या कई बार स्टूल सॉफ्टनर भी यूज करते हैं, तो उनकी वजह से ये होते हैं। तो हम इनके बारे में जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, एचसीजी हार्मोन है और प्लेसेंटा की ग्रोथ। इन सब के चलते कई बार पेट में काफी चेंजेस आते हैं, डाइजेशन स्लो होता है और साथ में ब्लोटिंग और गैस बनना, क्योंकि ये जीआई ट्रैक्ट को ये काफी हद तक ये स्लो डाउन कर देते हैं प्रोसेसिंग, जिसके कारण से खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता है। और उस दौरान अगर आपने ध्यान नहीं रखा, अपना हैवी डाइट ले ली, तो डाइजेशन खराब होने के चांसेस पूरे होते हैं और डायरिया भी हो सकता है। दूसरा कारण होता है डाइट। डाइट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी में लॉस ऑफ एपेटाइट के कारण कई महिलाओं को खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और अगर मन भी किया तो उनका कुछ ऐसा करता है जैसे कि कुछ क्रिस्पी सा हो, ऑयली हो या फिर चटपटा हो, स्पाइसी हो। तो ये चीजें जब खाते हैं तो कई बार बगैर भूख के भी वो ये चीजें ज्यादा खा लेती हैं, जिस कारण से उसे पचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये साथ में डायरिया का कारण बन जाता है। कई बार प्रेगनेंसी में कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस के चलते भी स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, या अन्य किसी कारण से स्ट्रेस या डिप्रेशन के अगर साथ में चल रहा है, तो उस कारण भी ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होती है और डायरिया का कारण बन सकती है। अगला कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि ज्यादातर कंटामिनेटेड फूड या फूड पॉइजनिंग के चलते भी देखा जा सकता है, या फिर कई बार ये दूसरे कारण से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन भी पेट में कई बार ये डायरिया का कारण बनाते हैं। कुछ अंडरलाइंग डिसीज होती हैं जैसे कि आईबीएस है या क्रॉन्स डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो कि ज्यादातर पेट में ये सूजन पैदा करने वाली बीमारी है। हालांकि ये ऑटो इम्यून डिसीज है, इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर किसी भी महिला को ये पहले से बीमारी है और साथ में प्रेगनेंसी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी डायरिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके ट्रिगर फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। फिर है मेडिकेशंस। कुछ है मेडिकेशंस के चलते भी डायरिया होने के चांसेस होते हैं, जो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे किसी अदर डिसीज के कारण, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते आपको ब्रोंकाइटिस हो गया है, साथ में वायरल फीवर आ रहा है, या अन्य किसी कारण जहां पे सस्पेक्टेड लग रहा है कि ये इन्फेक्शन की वजह से है, तो उसको ट्रीट करने के लिए कई बार डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो एंटीबायोटिक का एक साइड इफेक्ट होता है कि उस कंडीशन में वो डायरिया कॉज कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग पेट को ठीक करने के लिए या गैस बनने के समय पर एंटासिड का यूज करते हैं, या कई बार कुछ स्टूल सॉफ्टनर यूज करते हैं। तो ये जो एंटासिड या स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, कई बार ये हाई डोज में ये डायरिया का बना सकते हैं। तो ये पॉसिबल रीजंस होते हैं डायरिया होने के। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपनी सबसे पहले तो डाइट में कंट्रोल करें, मतलब डाइटरी फाइबर्स इंटेक बढ़ाएं, हरी सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि डाइट अगर आपकी अच्छी रहेगी, और पहला और मुख्य कारण होता है डाइट एक तरह से आपके पेट को मैनेज करने के लिए, जिसमें कि आपको गैस ज्यादा ना बने, पेट ना फूले। तो उस कंडीशन में सबसे जरूरी बात होती है कि डाइट को मेंटेन रखना। आप खाना एक साथ इकट्ठा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा पार्ट में खाएं, हो सकता है तो 3 से 4 बार में खाएं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के साथ में, शाम को स्नैक्स के साथ में, ऐसी चीजें लें जो आपको इजिली डाइजेस्ट हो जाए। अब डायरिया के कारण कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकते हैं।
आमतौर पर अगर डायरिया होता भी है तो 1 या 2 बार डायरिया 3 बार होने पर कई बार अगर आप इसे घर पे ही ठीक कर लेते हैं, जूसेस लीजिए फ्रूट्स के या पानी ज़्यादा पीजिए, ओआरएस का आप खुद घर में बनाया जा सकता है नमक और पानी मिला के, या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉल या ओआरएस का उपयोग कर सकते हैं आप। लेकिन अगर इनके बावजूद आपको बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, वाटरी डायरिया है और वो करीब 6 से 7 बार कई फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये एक परेशानी का कारण बन सकता है और इमरजेंसी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर उस कंडीशन में आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देते हैं। तो कौन-कौन से ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल दे सकते हैं आपके डॉक्टर, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटी डायरियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि लोपेरामाइड है या फिर मेट्रोनिडाज़ोल है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़रूरत लगती है तो ही डॉक्टर के परामर्श और आपकी कंडीशन को देखते हुए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आईवी फ्लूइड भी आपको चढ़ा सकते हैं, आरएल या एनएस जैसे, तो वो ताकि आपकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। और कुछ अगर लगता है उनको अदर कुछ एंटीबायोटिक्स ऐड करने का, तो जो सेफ एंटीबायोटिक हैं वो आपको दी जा सकती हैं। इसके अलावा आपके गट फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोबायोटिक्स भी दी जा सकती है, जैसे कि विजिलैक कैप्सूल्स है, तो ये आपको लेना पड़ सकता है। इसके साथ ज़रूरी है कि आप प्रॉपर रेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, फ्लूइड इनटेक बढ़ाएँ। और अगर आपको साथ में बुखार बना है या बदन दर्द है, तो अब आप केवल और केवल पैरासिटामोल ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि 500 एमजी या 650 एमजी दिन में 2 बार या 3 बार तक ले सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो ज़्यादातर आमतौर पर लोगों को पता भी होती हैं और वो डायरिया ठीक करने के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन और लीडाज़ोल कॉम्बिनेशन है, इंट्रोकोनाल है, या फिर आपका लोमोटिल है, जिसमें कि कॉम्बिनेशन होता है आपका एट्रोपिन डाइफिनॉक्सिलेट, और दूसरा कुछ होते हैं बिस्मथ कंटेनिंग सबसैलिसिलेट, जैसे कि पेप्टोबिस्मॉल, ये नहीं लेना चाहिए आपको। डोमपेरिडोन या उसके साथ कॉम्बिनेशन में पीपीआई, जैसे कि पेंटोप्राजोल या डोमपेरिडोन, ये डोमपेरिडोन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। डोमपेरिडोन बहुत ही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और ये डायरिया को और इंक्रीज कर सकता है। ये सारी दवाइयाँ आपको सेफ नहीं है। तो जो पॉसिबल सेफ ड्रग हैं उसके बारे में हमने जान लिया, और घर पे ट्रीट करने के लिए आपको केवल और केवल यही है कि आप ओआरएस लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, फ्रूट्स खाएँ, उसका जूस पिएँ और प्रॉपर रेस्ट करें। अगर इसके बाद कंडीशन बिगड़ती है तब आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। तो ये थी सारी जानकारी, डायरिया जो कि प्रेगनेंसी में होता है और उसको मैनेज कैसे करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।